हमारे भाई साहब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का हमसे ही नहीं है। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो नेताओं में घिरे हुए रहते हैं भाई साहब सारे दिन। ये मंच के बहुत बड़े बड़े कवि हैं, इन लोगों ने साहित्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मुझ जैसे नए कवि तो खाली भाप छोड़ के जा रहे हैं। और मैं मंच का सबसे कम उम्र का कवि हूं। ये सब वाकई बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उम्र में तजुर्बे में सब में बड़े हैं। मैं सबसे छोटा कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। टेंशन नहीं है भाई साहब। हमारे केजरीवाल साहब का 3 साल से एक ही काम है, 4 साल से उनका एक ही काम चल रहा है। सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। वाह, एक बार दे दो बस। ये टेंशन चल रही है। आप दिल्ली में आओ भाई साहब, इतने बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे आपको, चौराहे चौराहे पे लगे हुए हैं। उस पर लिखा हुआ है डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। आजकल भाई साहब बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, पूरे देश में टेंशन फैलाने की कोशिश है, पूरी दुनिया में करप्शन की टेंशन है, आतंकवाद की टेंशन है। मैं आप सबको बताऊं कि मैं दिल्ली से आया हूं, और हम दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई साहब। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी? जिन्होंने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा हो। वाह, ये तालियां बजाने की बात नहीं है, आपके हरियाणा से गई है टेंशन वो। और यकीन ना आए तो एक बार टेंशन लेके देख लो, ऐसी पता लग जाएगा आपको। हमारा भाई साहब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, नेताओं में घिरे हुए रहते हैं। मुझे याद है दिल्ली में 4-5 नेता किसी गांव में दौरा कर रहे थे, सबकी गाड़ियां आपस में टकरा गई, सारे चल बसे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं। हमने सोचा साला झूठ बोल रहा होगा। तालियां कम है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। पहला कवि हूं, थोड़ा माहौल जमाने में वो लगता है बढ़िया। ये टेंशन चल रही है जी, धारा 370 हट गई मनमोहन जी। देश में सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी धारा 370 पे, लंबी लंबी कविताएं। मैं कहता हूं पाकिस्तान में इतनी लंबी कविता लिखने की जरूरत ही नहीं है। धारा 370 में दोस्तों मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, आपको लोगों की इन 2 पंक्तियों में पूरा काम तमाम कर दिया, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। हमने हटा दी धारा 370, हमने हटा दी धारा 370, अब मार के दिखाओ पत्थर। भाई साहब 2 लाइनों में काम तमाम है। 2 पंक्तियां मैंने और लिखी दोस्तों पाकिस्तान के लिए, आप सबको अच्छी लगे तो मुझे बताना। एक फिल्म का डायलॉग है, आधा वो डायलॉग लिया है, आधी बात मैंने अपनी हाथ से कविता उसमें लिखी है। आधी पंक्ति की मेरी कविता आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना। आधी फिल्म का डायलॉग है वो, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगते रहो, हमने कौन सा देना है? अभी देश में जीडीपी गिर गई भाई साहब, आपने सबने सुना होगा, महंगाई बढ़ गई, जीडीपी गिर गई। यहां दिल्ली में लोग जोर जोर से रो रहे थे जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई। उधर से महबूबा मुफ्ती बोली तुम्हें जीडीपी की पड़ी है, मेरी पीडीपी चली गई। अलग अलग तरह की टेंशन। रामलीलाओं का टाइम चल रहा है बहन जी, आजकल देश भर में पूरे में रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन बच्चे भी जाते हैं, वो सीखते हैं। बच्चों को पता है राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, पर सोनाक्षी सिन्हा को नहीं पता। सोनाक्षी सिन्हा से पूछा अमिताभ बच्चन ने, बोला बताओ हनुमान जी बूटी किसके लिए लाए थे? उसको पता ही नहीं किसके लिए लाए थे। तो मुझे यह समझ में आ गया कि मोदी जी ने एडवांस में शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों निकाला था। एडवांस में ही निकाल दिया भाई साहब, उनको पता था क्या है ये सारी टेंशन चल रही है दोस्तों। और हम लोग तो हरियाणा में खड़े हैं, बल्लभगढ़ की धरती पर खड़े हैं, जहां पे हास्य कर रहे हैं, अपने आप में हास्य है भाई साहब। यहां तो बात बात में हास्य करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। मेरी चाची भी बल्लभगढ़ की है। हाँ मुझे पता है, मैं सारी महिलाओं को चाची मान के प्रणाम करता हूं। भाई साहब हरियाणा का आदमी कुछ भी बोल सकता है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली गए थे, आज तक उनके अंदर का हरियाणा नहीं निकला भाई साहब। आज भी रात को 2 बजे ऐसी बात करते हैं, बड़े से बड़ा कॉमेडियन और कवि नहीं कर सकता कोई। अभी रात को दिल्ली में भूकंप आया 2:30 बजे, हमने पिताजी को उठाया, वो रात को सेट होकर सोते हैं। हमने पापा जी उठो भूकंप आ गया। अब हमने न्यूज चलाई, उसमें न्यूज आई, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में आंख मसलते बोले सुनीता अब तक जाग रही है। बहुत अच्छे दीपक अरे भाई क्या बात है, बहुत अच्छा भैया, बढ़िया। छोटी माला, हाँ ये चिंगारी बैठी है इसके जितनी माला है।
बहुत हरियाणा का भाई साहब ऐसे ही मामला चलता है, कुछ भी बोल देता है आदमी कहीं भी और उसमें सब में लाफ्टर पैदा होता है। इतनी भारी संख्या में रात के लगभग 11:30 बजे इतनी हमारी माताएं बहनें कविताएं सुनने के लिए बैठी हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन भाई साहब बड़ा खतरा हो जाता है जब ज्यादा महिलाएं सामने बैठ जाएं। महिलाओं को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम मत समझना। महिलाओं को हंसाना भाई साहब दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। आप किसी भी महिला से पूछ लो भाई साहब अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताएगी, किसी से पूछ लो आप, कोई नहीं बताती भाई साहब अपनी उम्र ठीक, किसी से पूछ लो। कईयों को तो मरने के बाद पता लगता कि मुझसे बड़ी थी, कोई अपनी असली नहीं बताती। एक आध कोई हमारी गौरी मिश्रा जैसी ईमानदार होते हैं जो बता देती है 48 हो गई, हर कोई नहीं बता पाता, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए भाई साहब, हर कोई नहीं बता पाता। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। बहन जी बच्चे ऐसे भागते होंगे अगर रोज, तो जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तब कहां भागते होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं। ये मामला भाई साहब मिला। अच्छा मेरी तो अभी शादी हुई नहीं, हुई क्या, हो ही नहीं रही। मुझे पता है भाई साहब शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, वो उससे बात करना बंद कर देता है। कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, सट्टा लगाना बंद कर, वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना। अचानक रोमांटिक होके बोलती हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। ये मामला है हरियाणा में। मैंने बताया कोई लाफ्टर की जरूरत ही नहीं है। मुझसे पहले गौरी मिश्रा जी आई, उन्होंने इतनी अच्छी सरस्वती वंदना की, मां सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना की, उनके तुरंत बाद मुझे बुला दिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा आ गया हो। अच्छा देखो मुझे मलिंगा सुन के एक दो अंकल वे भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। टेंशन नहीं है भाई साहब, हरियाणा का मैं सच बता रहा हूं आपको। अब तो बल्लभगढ़ तक भी मेट्रो आ गई। जब तक बल्लभगढ़ में इधर मेट्रो नहीं आई थी, दिल्ली में मेट्रो चलती थी पहले। मेट्रो का अपना सिस्टम है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना, कहां टोकन मिलेगा, उसका पूरा सिस्टम है प्रॉपर। उसमें कोई बाहर का आदमी जाए भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है। जब दिल्ली में नई नई मेट्रो चली, हरियाणा के ताऊ जी चले गए, सड़क पर मिल गए मुझे। अच्छा आप में से कितने लोग मेट्रो में सफर करते हो, हाथ उठा के बताओ मुझे। नीचे कर लो, स्टेशन आ गया। उसका अपना सिस्टम है, कैसे चढ़ना है, कहां उतरना है, कैसे टोकन लेना है। एक ताऊ मिले सड़क पे, छोरे ये बता शाहदरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में, वरना फौज में लड़न जाना है वहां। मैंने कहा जी वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे। पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ कर बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया। ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे जैसे पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, इसको एस्केलेटर बोलते हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम ले लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अच्छा आप सबको लगे कि दिल्ली की अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे, सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पे हरियाणा के उस अनपढ़ ताऊ को एक जवाब भारी है, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे तालियों में चाहिए। मैंने कहा ताऊ जी खड़े रहो, बिजली से पहुंचा देंगे सीढ़ियां आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चल। ये टेंशन है सर। लेकिन क्योंकि चुनाव का माहौल है, आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स पर मैं राजनीति पर आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनाता हूं। मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं, ये भी राजनीतिक बात है भाई साहब। मेरा नाम है दीपक सैनी और मेरा राजकुमार सैनी से कोई लेना देना नहीं है। टेंशन चल रही है भाई साहब पॉलिटिक्स की। देश के बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों मैं आपके इस मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आपको लगे कि वे सारे नेता आपके बल्लभगढ़ में महाराजा अग्रसेन जी के मंच पर आ गए, तो आप जितनी तालियों से सुनेंगे मैं डबल ताकत आपको लगा के सुनाऊंगा। हर नेता का अंदाज अपना अलग होता है, भाषण देने का सबका स्टाइल अपना अलग होता है। मैं कुछ नेताओं का अंदाज आपको बताता हूं, वे लोग कैसे भाषण देते हैं। एक दो आपके इलाके के नेताओं का भी बताऊंगा मैं। एक बिहार में नेता है लालू यादव, आप सब जानते होंगे, सबसे ईमानदार आदमी भाई साहब। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, 1 घंटे भाषण दिया। सामने से एक लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया।
एक लालू जी जैसी माइक पे आए, तब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे। और कितने अच्छे दिन लोगे भाई साहब। एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते होंगे। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही भाषण देना शुरू हो जाते थे। और आपको पता है दोस्तों, एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। लेकिन भाई साहब, एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है, मुलायम सिंह यादव। भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आता मुलायम सिंह जी क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। भाई साहब, उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश का हवाई झंडा, हमारे बाद चली गोली लेके पैनी अगर डाई हुए लिख के जितने मछली राहुल ने मरवा दिए। बढ़िया, क्या बात है, वाह। कुछ नहीं समझ आया भाई साहब। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारे बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश की चली गोली ले पैनी पे लिख के जितने हमारे मोदी के जैसे हमारे राहुल ने मरवा दिए। मुझे भाई साहब कुछ नहीं, मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने पता नहीं क्या बोल रहा, फिर शुरू हुए। हमारे उत्तर प्रदेश की चली गोली ले बात और हमारी लिख के जितनी हमारे पैन के राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। बहुत अच्छे। यह हर नेता का दोस्तों अपना अंदाज है, लेकिन एक आवाज में आपको ऐसे सुनाता हूं जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो, मेरा दावा है, और आपको मजा आ जाएगा। वो आवाज है, अंदाज है हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अंदाज। आपने सबने सुना होगा राजनाथ सिंह जी का अंदाज। मनमोहन जी, आपको लगे कि राजनाथ जी आपके इस मंच पर आ गए तो आप मुझे बताना। राजनाथ सिंह जी का भाषण आपने सबने सुना होगा, उनका अंदाज आपने देखा होगा, उनके हाथ बहुत चलते हैं। आपको लगे कि वो यहां पे आ गए, कभी कभी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अभी उन्होंने बड़ा गजब का भाषण दिया कश्मीर पे, बिल्कुल आपको लगा कि राजनाथ जी आ गए। मैं पूरी कोशिश करता हूं राजनाथ सिंह जी कैसे बात करते हैं लोकसभा में। अध्यक्ष महोदय, वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं। वाह 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 भाई दीपक भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों एक आवाज है, एक अंदाज है इन दोनों जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण वैसे सब लोग सुनते हैं। मोदी जी ने कमाल का काम किया, धारा 370 हटाई है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि अच्छा काम एक ऐसा हुआ है तो मैं चाहता हूं उस काम के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। जो धारा 370 जैसे कलंक को हटाने का काम उन्होंने किया है। तब मैंने कविता भी लिखी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए चमन को खिला दिया। वाह, तुमने तो आके मुरझाए हुए चमन को खिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रंप ने भाषण दिया और उन्होंने यूएन में जब इतना अच्छा संबोधन उन्होंने दिया, तब मैंने लिखा कि चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा, एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा, कल तक बात भी जो करता नहीं था वही अमेरिका तिरंगे को सलाम करने लगा। वाह 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 वाह। मोदी जी का नाम लेती चाय वाला आ गया, अच्छा कॉफी वाला है, अपग्रेड हो गया। हाँ, ये राष्ट्रपति भी बन सकता है। जल्दी जल्दी दे के चले जाओ भाई, हैं? गौरी मिश्रा दूर से भी दिख जाएगी। हाँ।
ये देखने आ रहे हैं हमारे बारे में किसी ने चाय नहीं पिलाई। मोदी जी का दोस्तों अपना अंदाज है, जल्दी निकल जाओ, मैं थोड़ी पीऊंगा, खड़ा होकर यार मुझे दे रहा है। मोदी जी का अपना अंदाज है। भाई साहब आपको लगे कि मोदी जी आपके मंच पर आ गए हैं, मैंने अभी मेरे सपने में आए थे मोदी जी, मैंने उनसे देश की और खासकर हरियाणा की बड़ी गंभीर समस्या पे बात की। जितनी हमारी मातृशक्ति बैठी है महिलाएं, उनको बड़ा आनंद आएगा। बहन जी एक बात देखी होगी आपने, पिछले दिनों हरियाणा में सबकी चोटी कट गई, पता है ना आपको? वो आज तक नहीं पता भाई साहब किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, सैटेलाइट वगैरह से पता लगवाओ किसने काटी, नासा वासा से बात करो। मोदी जी ने चोटी कटने पे भाषण दिया और पीछे पीछे आ गए अरविंद केजरीवाल। आपको लगे कि दोनों लोग यही बोलते तो पूरा लोकतंत्र का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसको मनाइएगा। पहले मोदी जी आए, मैंने पूछा भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है भाइयों बहनों, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। भाई साहब पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए, आपको लगे पॉइंट और कोमा के साथ वो बिल्कुल यही बोलते तो आप सबकी तालियां मुझे चाहिए हाथ उठा के। मैंने केजरीवाल जी से पूछा, मैंने कहा भाई तो सबकी चोटी काट के कौन ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कटवा रहा है और कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष सिसोदिया को गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये नेताओं का मामला है भाई साहब। लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा आ गए, बाबा ने भी नेताओं को भाई साहब बहुत टेंशन दी। राजनीति का अभी चुनाव का माहौल है, बाबा ने एक बार ऐसी मंच बनाया हुआ था, सबको योग सिखा रहे थे। अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाती कर रही है। तभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत मन से आपने सुना दोस्तों। पुरुषोत्तम जी बैठे हैं सामने, सर एक आधी फोटो ले लो मेरी वहां से, बैठे बैठे कुछ तो करो, खाली बैठे हंस तो रही नहीं आप, तो फोटो ही ले लो। मनमोहन जी एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के इस मंच पर मुझे बुलाया है और बल्लभगढ़ की धरती पर खड़ा हूं, हरियाणा की धरती जहां पर गीता जैसा ज्ञान दिया गया, तो मैं चाहता हूं एक आध छोटी छोटी कविता आपको सुनाऊं। आजकल जो हमारे धर्म के नाम पर जितना आडंबर हुआ है वैसा पिछले 10-12 सालों में उतना कहीं नहीं हुआ। ये कविता मैं हमारे अशोक बत्रा जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे आज के मंच के डेरा प्रमुख वही हैं। आपको लगे कि कविता के माध्यम से ऐसे भी व्यंग किया जा सकता है, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिएगा। अशोक जी स्वागत। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वो मूर्ति मुझे एकटक घूरती। तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा न दूं तो? बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होके भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है। बता शनि किस पे चढ़ा है? वाह 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 वाह, बता शनि किस पे चढ़ा है? वो मुझे घूर के बोला मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं?
मैंने कहा मैं कवि हूं, मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझ कर आ गया। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा दीपक। एक और 1-1.5 मिनट की छोटी सी कविता अंतिम सुनाकर बढ़िया। अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया और कार्यक्रम को बिल्कुल बहुत सारे कवि भी आप लोगों ने थोक में बुला रखे हैं। बिल्कुल एक छोटी कविता सुनाता हूं। आजकल वो भी बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई कवि नहीं बोलना चाहता, मनमोहन जी, ना कोई नेता बोलना चाहता, किसी में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन कवि सम्मेलन का दोस्तों एक मंच ऐसा है जहां से वो बोला जा सकता है, बात इशारों में कही जा सकती है। वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहां पर भी हमारे मित्र बहुत सारे मीडिया के 4 लोग सेट किए थे, मैंने माला वाले 3 ही आए अभी तो। मीडिया आप सब जानते हैं दोस्तों, न्यूज चैनल इतने सारे हमारे देश में हैं। अगर न्यूज चैनल ना होते तो हमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें ना पता लगती, हम तक ना पहुंच पाती। लेकिन कुछ चीजें वो ऐसी दिखाते हैं जिसकी इस देश को जरूरत ही नहीं है, पूरा दिन पेलते हैं उसको। पता नहीं भाई साहब क्या करते हैं। वो कपल हनीमून पे गया हुआ था शिमला में, आदमी को पकड़ लिया, बोला भाई साहब आप हनीमून पे आए हैं? वो कहता हाँ जी। कहता आपकी पत्नी भी साथ आई है क्या? बोला नहीं, परवेज मुशर्रफ को लाया हूं। क्या करोगे भाई साहब, कुछ भी दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा, सच बता रहा हूं मैं। उस पर एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूं। ऐसी कविताएं बहुत कम लिखी जाती हैं, मां सरस्वती ने मुझसे लिखवाई है। आपको लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात की तो आपकी तालियां मुझे शक्ति देंगी कि मैं ऐसी एक आध कविताएं और लिख सकूं। सुनिएगा। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये एक छोटी सी घटना है, कहीं भी हो सकती है, अपराध तो कहीं भी होता है। अब अलग अलग चैनल्स को कैसे बेच रहे हैं उसका आप आनंद लेना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया। एक पंक्ति में दोस्तों पूरी कविता है मेरी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। वाह। दूसरे चैनल पर रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अभी तक की अपनी प्रस्तुति का सबसे बारीक व्यंग आप सबके चरणों में रखता हूं। आपको लगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा मजाक भी होता है तो आपकी आशीर्वाद मुझे आपका चाहिए। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और यह विचार किया कि सबसे अलग होने का दावा करने वाले ये चैनल्स झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। वाह 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 वाह। ज्यादातर तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उल जुलूल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाते तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाते।